गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हमने पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर स्टडी किए हैं उसमें हमने वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को कवर कर लिया है। मतलब वायरस की हमने स्टडी कर ली है, उसमें भी हमने डिफरेंट एक तो टिपिकल वायरस की संरचना, तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना, जीवाणुभोजी वायरस की संरचना। उसके बाद हमने जीवाणु को स्टार्ट किया, वहाँ पर जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणुओं में जनन पोषण की विधियाँ, जीवाणुओं का क्लासिफिकेशन को हमने वहाँ पर डिस्कस किया। साथ ही साइनोबैक्टीरिया, जीवाणुओं में भी एक तो हमने यू बैक्टीरिया की स्टडी की और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया की स्टडी की, जो कि पृथ्वी पर प्रथम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक करने वाले ऑर्गेनिज्म भी माने जाते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हमने दो एग्जाम्पल को स्टडी किया, एक तो नोस्टोक और एक ओसिलेटोरिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा। अब जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं? तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं यह भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, या तो ये मृतोपजीवी रूप में मिलेंगे या परजीवी की फॉर्म में रहते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनमें हमें सेल वॉल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो पहले हम करते हैं इनके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात। तो जो माइकोप्लाज्मा को अवलोकन किया था या माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम देखने का जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है पास्चर नामक साइंटिस्ट को, क्योंकि जो पास्चर नामक साइंटिस्ट था इन्होंने ही जंतुओं के जो प्लूरोनिमोनियल जो फ्लूइड होता है उसमें माइकोप्लाज्मा लाइक संरचना को देखा था, परंतु वह उससे पृथक नहीं कर पाए थे। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए, एक तो नोकार्ड और रॉक्स। तो नोकार्ड और रॉक्स ने सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा को जंतुओं के फुफ्फुसावरणी तरल से पृथक किया। कौन से तरल से? फुफ्फुसावरणी तरल से। उन्होंने जंतुओं के अंतर्गत देखा कि कोई ना कोई ऐसी संरचना है जो उनमें प्लूरोनिमोनिया या निमोनिया रोग उत्पन्न कर रही है। तो प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित जंतुओं के फुफ्फुसावरणी तरल में माइकोप्लाज्मा को पृथक किया। किसने किया? नोकार्ड और रॉक्स नामक साइंटिस्ट ने। इसी कारण जो माइकोप्लाज्मा की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वह किसको दिया जाता है? नोकार्ड और रॉक्स नामक साइंटिस्ट को। इन्होंने क्या किया? माइकोप्लाज्मा की सर्वप्रथम खोज की। और किसने की? प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित पशुओं के फुफ्फुसावरणी तरल में। उनका जो फुफ्फुस में जो लिक्विड पाया जाता है उनमें माइकोप्लाज्मा लाइक संरचना को उन्होंने देखा और वहां से उनसे पृथक किया। इस प्रकार माइकोप्लाज्मा की खोज का श्रेय नोकार्ड तथा रॉक्स नामक साइंटिस्ट को जाता है। अब जो माइकोप्लाज्मा होते हैं मैंने बताया था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब जो ये नोकार्ड और रॉक्स नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने माइकोप्लाज्मा को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने माइकोप्लाज्मा को नाम दिया था PPNO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या दिया था? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लूरोनिमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म इसे नाम दिया था, क्योंकि पास्चर ने भी ऐसी ही संरचनाओं को यहाँ पर देखा था जो कि जंतुओं के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न कर रही थी। किसके अंदर? उनके जो फुफ्फुसावरणी तरल था उसमें। परंतु
पास्टर ने इनको पृथक नहीं किया था। इसी कारण जो रॉब्स और नौकार्ड नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फुफ्फुसा और रनी तरल से इन संरचनाओं को पृथक किया और इन्हें क्या कहा, PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लूरोनिमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म को देखा और इन्हें ही PPLO नाम दिया गया। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसे क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा नाम दिया। क्या दिया, माइकोप्लाज्मा नाम। तो पहले किस नाम से जाना जाता था, PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम से जाना जाता था। बाद में इसे माइकोप्लाज्मा कहा गया। अब यह तो कि हमने जंतुओं के अंदर बात। अगर हम पादपों के अंदर देखें कि पादपों के अंदर सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा को किसने खोजा, तो पादपों के अंदर जो माइकोप्लाज्मा खोजा गया था वह डोए तथा उसके सहयोगियों के द्वारा खोजा गया था। इसके द्वारा डोए व उसके सहयोगियों के द्वारा माइकोप्लाज्मा को खोजा गया था। इन्होंने देखा कि पादपों के अंदर जो एस्टर येलो रोग होता है वह माइकोप्लाज्मा लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे या माइकोप्लाज्मा की जैसी जो संरचनाएं थी उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी कारण उन्होंने माइकोप्लाज्मा को क्या कहा था, वहां पर MLO या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या कहा था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या MLO कहा था। किसने कहा था, डोए तथा उसके सहयोगियों ने। और पादपों में माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, डोए तथा उसके सहयोगियों ने की थी। क्योंकि इन्होंने पादपों में जो एस्टर येलो रोग उत्पन्न किया जा रहा था उसको स्टडी किया तथा इन्होंने देखा कि इस रोग का जो संक्रमणकारी जो कारक है या जो माइकोप्लाज्मा है वो किसके समान दिखाई दे रहा है, PPLO के समान या माइकोप्लाज्मा के समान दिखाई दे रहा है। इसी कारण इन्होंने पादपों के एस्टर येलो रोग में जो संक्रमणकारी कारक थे उनको क्या कहा, MLO या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। अब जो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं ये कैसे हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। इनमें क्या एब्सेंट होती है, इनमें हमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। मतलब इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। इनकी कोशिका की जो सबसे बाह्यतम परत होती है ये वह क्या होती है, वह होती है इनमें कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के चारों ओर क्या मिलेगी, इनमें केवल कोशिका झिल्ली मिलेगी। कोशिका भित्ति तो क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। तो इनमें केवल बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली ही प्रेजेंट होती है जो कि 3 स्तरीय होती है और वह फोस्फोप्रोटीन की बनी हुई होती है। कितने स्तरीय होगी कोशिका झिल्ली, 3 स्तरीय। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, फोस्फोप्रोटीन से, फोस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और इस फोस्फोलिपिड में भी 2 प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल और कुछ मात्रा में फोस्फोलिपिड। एक तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा थोड़ा बहुत मात्रा में, स्टीरोलिस्ट्रॉल जैसे लिपिड यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो कोशिका झिल्ली ही माइकोप्लाज्मा की सबसे बाह्यतम आवरण होता है। इसी कारण जो कोशिका झिल्ली होती है, और आपको पता है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, लचीली प्रकृति की होती है। इसी कारण जो माइकोप्लाज्मा है वह समय समय पर या हमेशा ही अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। कभी तो यह फिलामेंटस लाइक संरचना के रूप में या तंतुवत हो जाएगा, कभी ये गोलाकार हो जाएगा, कभी बहुभुजीय प्रकृति का हो जाएगा, कभी ताराकार प्रकृति का मतलब इस प्रकार का हो जाएगा, कभी ये फिलामेंटस लाइक ऐसा दिखाई देगा, कभी यहाँ
ऐसा बोतल लाइक हमें दिखाई देगा। तो केवल बाह्यतम जो परत है वह केवल कोशिका झिल्ली ही है। इसी कारण जो माइकोप्लाज्मा होता है वह अपने आकार में लगातार परिवर्तन करते रहता है। इसी कारण माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो पादप जगत का जोकर किसे कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? माइकोप्लाज्मा को कहा जाएगा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है और केवल कोशिका झिल्ली ही इसका बाह्यतम आवरण होता है जो कि लचीली प्रकृति की होती है और कोशिका झिल्ली के कारण यह अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है। इसी कारण माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है या जोकर की संज्ञा दी गई है। अब जो माइकोप्लाज्मा है इसके ऊपर कोशिका भित्ति को प्रभावित करने वाले जो एंजाइम और जो प्रतिजैविक है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोबारा से देखना इस पॉइंट को। माइकोप्लाज्मा के ऊपर या माइकोप्लाज्मा को अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम से उपचारित करें और पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दें, किसका? एक तो लाइसोजाइम और पेनिसिलिन और वैलेकोमाइसिन, इन प्रतिजैविक पदार्थों से उपचारित करवाया है या इन प्रतिजैविक पदार्थों का ट्रीटमेंट दे या इस एंजाइम का ट्रीटमेंट दे तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इनका प्रभाव कहाँ पर होता है? कोशिका भित्ति के ऊपर होता है। परंतु माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। इसी कारण कोशिका भित्ति को प्रभावित करने वाले जो एंजाइम और जो प्रतिजैविक पदार्थ हैं उनका माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर हम माइकोप्लाज्मा को कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक पदार्थों का ट्रीटमेंट दें, इसका कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करने वाले जो प्रतिजैविक पदार्थ हैं, प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक पदार्थ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, अगर उनका हम ट्रीटमेंट दें किसको? माइकोप्लाज्मा को, और ये पदार्थ क्या करते हैं? कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करते हैं। तो अगर कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करेंगे तो ये माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं को भी क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। इनसे क्या होता है? कोशिकाओं पर क्या होता है? घातक प्रभाव होता है। तो अगर माइकोप्लाज्मा को कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक पदार्थों का ट्रीटमेंट दिया जाए या इन पदार्थों से माइकोप्लाज्मा की कोशिका को उपचारित किया जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? घातक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो कोशिका की उपापचय क्रियाएं घट जाती है, कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वह ग्राम अभिरंजन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे हमने बैक्टीरिया को स्टेन किया था, इससे क्रिस्टल वायलेट का आयोडीन अभिरंजन से, अगर हम माइकोप्लाज्मा को क्रिस्टल वायलेट या आयोडीन अभिरंजक से अभिरंजित करें तो उन अभिरंजकों का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वह कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं क्योंकि अभिरंजकों से अभिरंजित नहीं हो रहे, मतलब अभिरंजकों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसी कारण माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव है। अब माइकोप्लाज्मा को ये अभिरंजक क्यों अभिरंजित नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभिरंजक कोशिका की कौन सी संरचना को अभिरंजित करते हैं? कोशिका भित्ति को अभिरंजित करते हैं। परंतु माइकोप्लाज्मा में तो कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो किसको करेंगे? तो यहाँ पर कोई पदार्थ अभिरंजित नहीं होगा। इसी कारण जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। और आपको पता है तो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में क्या एब्सेंट होंगे?
मीसोसोम्स एब्सेंट होंगे। और मीसोसोम्स कौन सी संरचनाएं थी? माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस संरचनाएं थी या माइटोकॉन्ड्रिया के समजात संरचनाएं थी। तो मीसोसोम्स इनमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसके बाद जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम कार्बनिक पदार्थों युक्त संवर्धन माध्यम में क्या कर सकते हैं? संवर्धित कर सकते हैं। जैसे एगार एगार मीडियम जो कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरियासी वालों से प्राप्त किया जाता है, उसमें अगर हम माइकोप्लाज्मा को संवर्धित करें तो वहां पर माइकोप्लाज्मा क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ा सकता है। परंतु अगार अगार जो मीडियम है उसमें स्टीरोल्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? स्टीरोल्स की, क्योंकि माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टीरोल होता है। और माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है उसमें स्टीरोल बनाने की क्षमता नहीं होती है। इसी कारण माइकोप्लाज्मा की कोशिका स्टीरोल को बाह्य माध्यम से ग्रहण करती है। और बाह्य माध्यम कौन होगा? जहां पर माइकोप्लाज्मा की कोशिका वृद्धि कर रही होगी। तो अगर माइकोप्लाज्मा का कल्चर किया जाता है तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका तभी वृद्धि करेगी या अपनी संख्या बढ़ाएगी अब माध्यम में क्या उपस्थित हो? स्टीरोल्स उपस्थित हो। तो इन्हें माध्यम में वृद्धि करने के लिए या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? स्टीरोल्स चाहिए, क्योंकि इनकी कोशिका में स्टीरोल पदार्थ बनाने की क्षमता नहीं है। इसके बाद हम इसकी लाक्षणिक विशेषताओं का एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और वह पॉइंट है जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये मृतजीवी और परजीवी प्रकृति के होते हैं। मतलब या तो ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे या किसी सजीव के भीतर रहकर, और सजीव के भीतर किस फॉर्म में रहेंगे? यह परजीवी की फॉर्म में रहकर वहां से भोजन प्राप्त करेंगे। और परजीवी की फॉर्म में रहेंगे तो यह उन ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो भी इनका परपोषी होगा, या तो मनुष्य हो सकता है या कोई भी जंतु हो सकता है या कोई भी पादप हो सकता है, तो वहां से यह पोषण लेंगे और बदले में उन्हें क्या करेंगे? संक्रमित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये वहां पर किस फॉर्म में रह रहे हैं? परजीवी की फॉर्म में रह रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया माइकोप्लाज्मा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को। अब माइकोप्लाज्मा कैसे सजीव है? प्रोकैरियोटिक सजीव है। तो प्रोकैरियोटिक सजीव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, सुस्पष्ट केंद्रक इनमें एब्सेंट होगा, केवल जीनोकोर या नग्न डीएनए इनमें पाया जाएगा जो कि डबल स्टैंडर्ड या वृत्ताकार होगा। और इनमें केवल 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे जो कि 50S और 30S इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए लगभग इनमें 4 से 6%, लगभग में 4 से 6% मात्रा में होता है। और आरएनए इनमें होता है लगभग 8 से 15%, इतना ही मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स थे। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना। अगर हम माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो किस प्रकार की दिखाई देती है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं या कौन कौन से हमें ऑर्गेनिल दिखाई देंगे, तो हम उसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना की हम बात करें तो जब माइकोप्लाज्मा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो ये इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। इसमें हमें एक तो कोशिका झिल्ली दिखाई देगी और कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जीव द्रव्य उपस्थित होगा, जिसमें गुलित तथा अर्धगुलित रूप में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और घटक उपस्थित होंगे। तो हम प्रत्येक इसके पोर्शन की अलग अलग से बात करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो आपको पता है जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो कोशिका का जो सबसे बाह्यतम आवरण होगा वो कौन होगा? यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका झिल्ली
होगी। इसी कारण इसे कोशिका झिल्ली रहित प्रोकैरियोटिक की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसी कारण इसे कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। अब जो ये कोशिका झिल्ली होती है, यह कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। कितनी स्तरीय? 3 स्तर पाए जाएंगे। यहाँ पर जो ये कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है आपको, ये कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। और किससे मिलकर बनी हुई होती है? यह बनी हुई होती है फोस्फोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब इसमें कुछ मात्रा में फोस्फोलिपिड भी पाए जाएंगे, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाएंगे। और कोशिका भित्ति का जो मेन घटक यहाँ पर होता है वो होता है फोस्फोलिपिड, जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है। कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का स्टीरोल होता है। और माइकोप्लाज्मा की कोशिका में स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। इसी कारण यह स्टीरोल्स को बाह्य माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब बाह्य माध्यम में जब स्टीरोल्स होगा तभी माइकोप्लाज्मा की कोशिका क्या होगी? वृद्धि करेगी या विभाजित होकर अपनी संख्या को बढ़ाएगी। अब जो ये फोस्फोप्रोटीन से मिलकर जो त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली है, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो अगर इसकी मोटाई की बात करें हम, तो 80 से लगभग 100 एंगस्ट्रॉन या 80 से लगभग 110 एंगस्ट्रॉन तक इसकी मोटाई होती है। और यह कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की होती है। कैसी? चयनात्मक पारगम्य, मतलब जो विभिन्न पदार्थ है जिनको चयन करके ही अपने अंदर आने देगी या कोशिका के पदार्थों को बाहर की ओर निकालेगी। तो कैसी होगी ये? चयनात्मक पारगम्य, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल टाइप की मेम्ब्रेन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है? त्रिस्तरीय है, फोस्फोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एनिमल कोशिका जो झिल्ली होती है उससे संरचना में समानता प्रदर्शित करती है, क्योंकि एनिमल्स में भी क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके बाद त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति की मोटाई कितनी होती है? 80 से 100 या 80 से 110 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है। और कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनात्मक पारगम्य प्रकृति की है। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली के पश्चात कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो समस्त द्रवीय पदार्थ है उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका का समस्त पदार्थ या समस्त जलीय जो विलयन है उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे, जिसमें विभिन्न पदार्थ गुलित या अर्धगुलित अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ तो इसमें घुले हुए होंगे, कुछ पदार्थ अर्धगुलित अवस्था में पाए जाएंगे। और वो पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे डीएनए है, आरएनए है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स इसमें घुले हुए रहते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम्स है, विभिन्न प्रकार के उपापचयी बॉडीज में पाई जाती है और कुछ मात्रा में यहाँ पर वैक्यूल्स भी हमें देखने को मिलती है। ये था कोशिका द्रव्य। उसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के कोशिका द्रव्य में एक डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जो कि कोशिका द्रव्य के अधिकांश भाग में फैला हुआ रहता है। तो इसका कार्य क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं के निर्धारण का या आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रहण का इसका कार्य है, वो उनके स्थानांतरण का इसका कार्य है। इसके बाद हम बात, और यहाँ पर जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यह आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का तो कार्य करता ही से,
और यहाँ पर हमने देखा था कि कोशिका के अंदर क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन था। तो यहाँ पर हमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलेंगे, केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ऐसी संरचनाएं हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। केवल यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नग्न वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम 20S प्रकार के होते हैं और ये 70S प्रकार के आरएनए भी दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक तो कौन सी 30S और दूसरी 50S। तो ये दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इनका कार्य क्या है, राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। तो राइबोसोम की हमने बात की, यहाँ पर राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। 70S प्रकार के पाए जाते हैं और दो इकाइयों से 30S और 50S इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आरएनए, डीएनए के बाद आरएनए की। अब जो ये आरएनए है यह कोशिका में दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो राइबोसोम के रूप में और एक एमआरएनए के रूप में। क्योंकि कोशिका में एक तो राइबोसोम भी पाए जा रहे हैं और एक एमआरएनए भी पाया जा रहा है। जो ये एमआरएनए है ये इसके छोटे छोटे टुकड़े कोशिका द्रव्य में फैले हुए रहते हैं। तो एमआरएनए के रूप में तो ये यहाँ पर विखंडित रूप में पाया जा रहा है आरएनए, और राइबोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आरएनए के मिलने से किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। तो एक तो राइबोसोम में पाए जाते हैं आरएनए और एमआरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, आरएनए कहा जाता है, क्योंकि आरएनए के अंदर ही आएंगे। तो जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य का लगभग 8 से 16% या 15% मात्रा में पाया जाता है। जबकि जो डीएनए है यह लगभग 4 से 6% मात्रा में देखने को मिलेगा। तो आरएनए की मात्रा कितनी है, 8 से 16%, डीएनए की मात्रा कितनी है, 4 से 6%। और इसमें प्रोटीन और लिपिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% तक और लिपिड की मात्रा भी लगभग 30-35% तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम, डीएनए भी देख लिया हमने, आरएनए भी, डीएनए भी देख लिया, आरएनए भी देख लिया और राइबोसोम भी देख लिया। अब कोशिका में कुछ मात्रा में उपापचयज भी देखने को मिलते हैं। अब ये उपापचयज क्या होते हैं, कोशिका में कुछ एंजाइम्स समूह में व्यवस्थित होकर एक प्रकार की संरचना का या गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें उपापचयज कहा जाता है। और इस उपापचयज में लगभग 40 प्रकार के एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। मतलब लगभग 40 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा की जो उपापचयीय क्रियाएं हैं उनसे संबंधित होते हैं या उपापचयीय क्रियाओं को कराने में हेल्प करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में कुछ सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें लगभग 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हें उपापचयज कहा जाता है। और ये माइकोप्लाज्मा की उपापचयीय क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इसके अलावा जो कुछ माइकोप्लाज्मा है उनमें जो कोशिका झिल्ली है इसके बाहर की ओर कुछ उबाड़ जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, जिन्हें कहा जाता है पोलर बॉडी। तो माइकोप्लाज्मा जो संक्रमणशील जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ उबाड़ जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पोलर बॉडी कहा जाता है या ध्रुवीय काय कहा जाता है। और ये ध्रुवीय काय माइकोप्लाज्मा के संक्रमण स्थल होते हैं और इन पोलर बॉडीज में कुछ ना कुछ संक्रमणकारी जो एंजाइम है वह यहाँ पर भरे हुए रहते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को संक्रमण करने का कार्य करते हैं। मतलब जो संक्रमणकारी माइकोप्लाज्मा है
उन्हीं में ही हमें पोलर बॉडी देखने को मिलेगी। और पोलर बॉडी क्या है? कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली उबालनुमा संरचना किस पर पाई जाएगी? माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली पर, उन्हें ही पोलर बॉडी कहा जाएगा। और इनमें संक्रमणशील जो एंजाइम है वह भरे हुए रहते हैं। मतलब इन पोलर बॉडी की सहायता से ही जो माइकोप्लाज्मा होता है वह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जाकर या प्रोटोसिस की कोशिका जो झिल्ली है उससे जाकर जुड़ जाता है और उनमें संक्रमण को फैलाने का कार्य करता है। तो ये थी माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना। अब इसके बाद देखते हैं हम माइकोप्लाज्मा के लाभ या क्या इंपॉर्टेंस है माइकोप्लाज्मा का। अगर माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का कोई लाभदायक आर्थिक महत्व नहीं है, तो किसके द्वारा बेनिफिशियल या लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं किया जाता। ये तो विभिन्न पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो केवल इसका हानिकारक ही आर्थिक महत्व है। इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पादपों के अंदर देखा जाए तो पादपों में बैंगन का लघुपर्ण रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार पपीते का गुच्छित चूर्ण रोग या गुच्छित शीर्ष रोग, यह भी माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। उसके बाद तंबाकू का पित्त वामन रोग, यह भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार गन्ने का धारिया रोग या गन्ने का धारी रोग, यह भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार कपास का हरित वामन रोग, ऐसे कई अन्य पादप रोग हैं जो कि माइकोप्लाज्मा जनित होते हैं, माइकोप्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। तो 4 रोगों को लिखा है हमने, एक तो बैंगन का लघुपर्ण रोग, एक पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग, एक तंबाकू का पित्त वामन रोग और एक है गन्ने का धारी रोग। तो ये पादप रोग हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम जंतु रोगों की बात करें तो जंतु रोगों में पशुओं में जो गो प्लूरोनिमोनिया रोग है वह माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा। उसी प्रकार अगर मुर्गों में सिरनाक सोत रोग की बात करें तो यह किया जाता है माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस के द्वारा। किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस के द्वारा। तो जंतुओं में होने वाले जो माइकोप्लाज्मा जनित रोग है वह यहाँ पर 2 रोग लिखे हैं मैंने, गो प्लूरोनिमोनिया और मुर्गे में सिरनाक सोत रोग, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। और भी कई अन्य रोग हैं परंतु हमें केवल यहाँ पर 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी तो 1 या कभी 2 रोग ही पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य में रोगों की बात करें माइकोप्लाज्मा जनित, तो मनुष्य में माइकोप्लाज्मा जनित कौन कौन से रोग हैं? एक तो नपुंसकता या बंध्यता, मनुष्य में जो बंध्यता की जाती है तो माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेस के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार जो जननांग शोथ है या जो जनन अंगों में जो शोधन आती है वो किसकी वजह से आती है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस की वजह से आती है। या जननांग शोथ जो रोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अप्रारूपिक निमोनिया या जो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो श्वसन नाल है उसमें जो रोग उत्पन्न किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ माइकोप्लाज्मा जनित रोग थे जो कि पादपों में, जंतुओं में और मनुष्य में किए जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का कोई लाभदायक महत्व नहीं है, केवल हानिकारक ही आर्थिक महत्व है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है आपके एग्जाम में और वह कौन सा है? एल रूपी जीवाणु या एल फॉर्म बैक्टीरिया। अब एल रूपी जीवाणु क्या होते हैं या एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो जो एल फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वह दिखने में तो माइकोप्लाज्मा के समान ही होते हैं। मतलब जो एल फॉर्म बैक्टीरिया है इनमें भी क्या नहीं पाई जाएगी? कोशिका भित्ति नहीं
पाई जाएगी। तो लाइसोजाइम के द्वारा उपचारित कोशिका भित्ति युक्त जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वे बैक्टीरिया जिनकी अगर कोशिका भित्ति को लाइसोसोम के द्वारा नष्ट कर दिया जाए तो उनसे जो बैक्टीरिया प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएंगे, एल्कोम बैक्टीरिया कहलाएंगे। कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया को ही क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एल्कोम बैक्टीरिया कहलाते हैं। मतलब इन जीवाणुओं की कोशिका जो भित्ति थी इनमें, उनको लाइसोजाइम एंजाइम के उपचार के द्वारा क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया गया है। उसके फलस्वरूप जो कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया प्राप्त होंगे उन्हें ही क्या कहेंगे, एल्कोम बैक्टीरिया कहेंगे। अब जो ये एल्कोम बैक्टीरिया होते हैं इनको सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था, तो इनको खोजा था क्लीन बर्जर नामक साइंटिस्ट ने। किन्होंने खोजा था, क्लीन बर्जर नामक साइंटिस्ट ने इनको सर्वप्रथम खोजा गया था। और कहां पर खोजा गया था, लंदन में एक प्रयोगशाला है, लिस्टर प्रयोगशाला, उसमें इन जीवाणुओं को खोजा गया था। और लिस्टर प्रयोगशाला में खोजे जाने के कारण इन्हें क्या कहा, एल्कोम बैक्टीरिया कहा। कहाँ पर खोजा गया था, लंदन में खोजा गया था। और लिस्टर जो प्रयोगशाला थी वहां पर खोजा गया था। और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसी कारण इन्हें एल्कोम बैक्टीरिया कहा जाता है। अब कैसे खोजा था, तो जो ये क्लीन बर्जर नामक साइंटिस्ट थे, यह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस नामक बैक्टीरिया पर। इस पर स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस नामक जो बैक्टीरिया थे उन पर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इन बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ ऐसी बैक्टीरिया की कॉलोनी भी प्राप्त होती है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो उन बैक्टीरिया को इन्होंने एल्कोम बैक्टीरिया कहा था। अब उनमें कोशिका झिल्ली क्यों नहीं पाई जाती है, तो या तो उनके ऊपर लाइसोसोम एंजाइम का ट्रीटमेंट हो गया होगा, या फिर उनको लिथियम या पेनिसिलिन के द्वारा उपचारित कर दिया होगा। क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है या जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वह भी क्या करती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने का कार्य करती है। और साथ में जो लिथियम होता है यह भी कोशिका भित्ति को नष्ट करने का कार्य करता है। तो अगर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को या तो लाइसोजाइम से या पेनिसिलियम से या लिथियम से अगर ट्रीटमेंट दें हम, तो उनकी कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। और उसके फलस्वरूप जो बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्कोम बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वह पादप के कौन से भाग को ज्यादा से ज्यादा संक्रमित करते हैं, या माइकोप्लाज्मा पादप में कहां पर पाए जाते हैं। तो पादप में यह पाए जाते हैं चालनी नलिका या चालनी कोशिका में। कहां पर पाए जाते हैं, चालनी नलिका या चालनी कोशिका में पाए जाते हैं। क्योंकि चालनी कोशिका में या चालनी नलिका में जो इन माइकोप्लाज्मा के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वह काफ़ी सूटेबल होता है, काफ़ी शांत प्रकृति का वातावरण होता है वहाँ पर, और वहाँ का जो माध्यम होता है वह भी क्षारीय होता है। इसी कारण माइकोप्लाज्मा को रहने के लिए काफ़ी सूटेबल एनवायरनमेंट कहाँ पर मिलता है, पादपों के अंदर चालनी नलिका या चालनी कोशिका या फ्लोएम रस से हम बोल सकते हैं। तो फ्लोएम रस में यह पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो माइकोप्लाज्मा वाला जो चैप्टर था या माइकोप्लाज्मा जो टॉपिक था वह कंप्लीट होता है। अब इस यूनिट में हमारा केवल एक लास्ट टॉपिक बचा है, वह भी क्या है, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत लेंगे। तो आज इस क्लास को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व को हम अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।